हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग भारतीय संविधान का चैप्टर 5 भारत का संवैधानिक विकास, इसमें जो यूपी पीसीएस और आरओ एआरओ, यूपी यूडीए और एलडीए के जितने भी पेपर से क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको सबको हम लोग सॉल्व करेंगे। और आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। चलिए देखते हैं हम लोग यहाँ पे पहला क्वेश्चन हमारा है। पहला क्वेश्चन हमारा यहाँ पे है, किस अधिनियम के द्वारा अंग्रेजों ने अखिल भारतीय संघ प्रस्तावित किया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1935। भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा अखिल भारतीय संघ प्रस्तावित किया गया था। किसके द्वारा? भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट दिए गए हैं। जो भारत सरकार अधिनियम 1935 था उसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। अब देखो ये क्वेश्चन कहाँ कितनी बार पूछा गया है। RSRTS प्री में पूछा गया, उसके बाद यूपी पीसीए में पूछा गया, यूपी ईडीए एलडीए में पूछा गया, यूपी पीसीए में फिर पूछा गया, उसके बाद यूपी पीएससी कानून गो में पूछा गया। मतलब बहुत बार पूछा गया। देखो न जाने कितने बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। अब यहाँ पे हम लोग 1935 का जो अधिनियम था उसके बारे में जान लेते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट दिए गए हैं। देखो यहाँ पे भारत सरकार अधिनियम 1935, भारत सरकार अधिनियम 1935 में कुल 3 फिक्की धाराएं तथा 10 अनुसूचियाँ थी। इस अधिनियम की मुख्य विशेषताएं निम्न है। यहाँ पे पहला व्यवस्था देखो क्या थी इसके द्वारा कि केंद्र में द्वैध शासन की व्यवस्था की गई। उसके बाद दूसरा पॉइंट हमारा है, एक अखिल भारतीय संघ की व्यवस्था जिसका निर्माण ब्रिटिश भारत के प्रांतों, चीफ कमिश्नर प्रांतों तथा देशी रियासतों से मिलकर बनना था, लेकिन लागू नहीं हो सकी क्योंकि देशी रियासतों का संघ में शामिल होना वैकल्पिक था, अनिवार्य नहीं। दूसरा पॉइंट ये हो गया। उसके बाद तीसरा पॉइंट यहाँ पे प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त कर प्रांतीय स्वायत्तता की व्यवस्था की गई जो 1937 में लागू हुई। क्या वो प्रांतों में जो द्वैध शासन था उसकी व्यवस्था को इसके द्वारा समाप्त कर दिया गया और उसके द्वारा केंद्र में द्वैध शासन की व्यवस्था की गई। उसके बाद अगला पॉइंट इसमें है, प्रांतीय विधानमंडलों का विस्तार किया गया। प्रांतों में 11 से 6 विधानमंडलों में द्विसदनीय व्यवस्था की गई। केंद्रीय विधानमंडल के सदस्यों की संख्या में वृद्धि की गई। और इसके बाद अगला पॉइंट इसमें है, प्रांतों में मताधिकार का विस्तार किया गया। सांप्रदायिक निर्वाचन को बढ़ाकर इसे हरिजनों तक विस्तृत किया गया। और उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है, वर्मा को भारत से अलग किया गया। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वर्मा को भारत से अलग किया गया था। कौन से अधिनियम के द्वारा? भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे है, एक संघीय न्यायालय 1937 में एवं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की व्यवस्था की गई। संघीय न्यायालय की व्यवस्था 1935 में किस अधिनियम के द्वारा की गई? तो क्या बताएंगे हम लोग? भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा। और उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारा यहाँ पे, शक्तियों का विभाजन 3 सूचियों में किया गया। पहली थी संघ सूची, दूसरी राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो यहाँ पे जो शक्तियों का विभाजन किया गया वो कौन से अधिनियम में किया गया? भारत सरकार अधिनियम के द्वारा 3 भागों में जो है शक्तियों का विभाजन किया गया। और उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट इसमें है, अवशिष्ट शक्तियाँ गवर्नर जनरल के पास थी। इस अधिनियम के अंतर्गत जो अवशिष्ट शक्तियाँ थी वो किसके पास थी? वो थी गवर्नर जनरल के पास। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, अब देखो यहाँ पे वही क्वेश्चन फिर से पूछ लिया गया उसी पॉइंट से। देखो, भारतीय शासन अधिनियम 1935 के द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियाँ किसे दी गई थी? तो यहाँ पे अभी हम लोगों ने पढ़ा कि जो अवशिष्ट शक्तियाँ दी गई थी वो किसे दी गई थी? गवर्नर जनरल को। किसे? गवर्नर जनरल को। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि यहाँ पे जो अधिनियम की स्थापना की गई थी वो की गई थी 1935 नियम के द्वारा। किसके द्वारा? 1935 के अधिनियम के द्वारा संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा है 4 नंबर, निम्नलिखित अधिनियम में से किस अधिनियम के फलस्वरूप वर्मा भारत से अलग हुआ? देखो अभी हम लोगों ने भारत जो सरकार का अधिनियम 1935 वाला अधिनियम था उसमें हम लोगों ने पढ़ा था भी कि कौन से अधिनियम के अंतर्गत। तो यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अंतर्गत जो है वर्मा जो है भारत से अलग हुआ था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, 1935 के अधिनियम में उल्लिखित था, 1935 का जो अधिनियम था उसमें से क्या क्या उल्लिखित था? यहाँ पे प्रांतीय स्वायत्तता के बारे में भी बात थी। उसके बाद सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के बारे में उसी में बताया गया था। उसके बाद संघीय व्यवस्था के बारे में। ये तीनों जो है चीज़ें बताई गई थी भारत सरकार के अधिनियम में। तो यहाँ पे जो डी नंबर ऑप्शन है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा है, भारत सरकार अधिनियम 1919 आधारित था। जो भारत सरकार अधिनियम 1919 आधारित था किस रिपोर्ट पर आधारित था? वो था मॉन्टेग्यू चेमफोर्ड रिपोर्ट पर। किस पे? मॉन्टेग्यू चेमफोर्ड रिपोर्ट पर।
और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 7 नंबर, संविधान सभा का प्रथम सत्र कब हुआ? जो संविधान सभा का प्रथम सत्र हुआ था वो हुआ था 9 दिसंबर 1946 को। कब हुआ था? 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट दिए गए हैं, वो नोट कर लीजिए आप लोग। प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुई। जो संविधान निर्माण करने के लिए जो प्रथम बैठक थी 9 दिसंबर 1946 ईस्वी में हुई, को नई दिल्ली स्थित काउंसिल चैम्बर के पुस्तकालय भवन में हुई थी। अब ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि जो बैठक थी कहाँ पर हुई थी, तो क्या बताएंगे हम लोग? दिल्ली में हुई थी। और कहाँ पे? दिल्ली में पुस्तकालय भवन में हुई थी। और उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट इसमें है, सभा के वरिष्ठतम सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। जबकि स्थायी अध्यक्ष जो थे, स्थायी अध्यक्ष वो थे राजेंद्र प्रसाद। कौन थे? राजेंद्र प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पे 8 नंबर, गवर्नर जनरल का पद पहली बार किस अधिनियम के अंतर्गत बनाया गया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। किसके अंतर्गत? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के अंतर्गत गवर्नर जनरल पद का पहली बार सृजन किया गया। उसके बाद यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट दिए गए हैं 1773 के एक्ट के बारे में। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। इस एक्ट के तहत वारेन हेस्टिंग्स बंगाल के पहले गवर्नर जनरल बने। अब ये क्वेश्चन तो न जाने कितने बार पूछा गया है कि बंगाल के पहले गवर्नर जनरल कौन थे, तो क्या बताएंगे हम लोग? बंगाल के पहले गवर्नर जनरल बने वारेन हेस्टिंग्स। कौन बने? वारेन हेस्टिंग्स। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट इसी में है, ध्यातव्य है कि 1833 के अधिनियम के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया था। लॉर्ड विलियम बेंटिंक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल 1833 एक्ट के तहत बने। अब यहाँ पे देखो, बंगाल के जो गवर्नर जनरल थे वो थे वारेन हेस्टिंग्स। बंगाल के गवर्नर जनरल थे वारेन हेस्टिंग्स। और जबकि पूरे भारत के जो गवर्नर जनरल बने वो कौन थे? वो बने लॉर्ड विलियम बेंटिंक। कौन बने? लॉर्ड विलियम बेंटिंक। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 9 नंबर, बंगाल का गवर्नर जनरल भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, अभी हम लोगों ने पढ़ा है 1833 चार्टर अधिनियम के द्वारा। किसके द्वारा? 1833 चार्टर अधिनियम के द्वारा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, किस अधिनियम के द्वारा कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रेगुलेटिंग एक्ट 1773। किसके द्वारा? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, मार्लियामेंटो सुधार 1909 का प्रमुख प्रावधान कौन नहीं है? अब इसमें बताना है कि जो मार्लियामेंटो सुधार 1909 में हुआ था तो उसका कौन सा प्रमुख प्रावधान इसमें से नहीं, मतलब किस चीज़ के बारे में बताया नहीं गया था उसमें। विधान परिषदों के आकार में वृद्धि ये था। उसके बाद केंद्रीय विधान परिषदों में सरकारी बहुमत ये भी इसमें बताया गया था। उसके बाद सांप्रदायिक और पृथक निर्वाचन पद्धति इसके बारे में बताया गया था। लेकिन यहाँ पे जो डी नंबर ऑप्शन है, केंद्रीय विधान परिषद में निर्वाचित सदस्यों को स्थान नहीं, इसके बारे में नहीं बताया गया था। तो क्या है? ये ऑप्शन जो है गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे इसके बारे में तो इसमें दिया गया नहीं बताया गया, लेकिन उसमें बताया गया था। तो देखो यहाँ पे मार्लियामेंटो सुधार 1909 के अंतर्गत केंद्रीय विधान परिषद में निर्वाचित सदस्यों को स्थान प्राप्त था, जिनकी संख्या बढ़ाकर 16 से 60 कर दी गई थी। अब यहाँ पे क्या दिया गया है कि नहीं दिया गया है ना, लेकिन क्या था इसमें स्थान था उनके लिए। तो इसका जो डी नंबर ऑप्शन वो करेक्ट हो, सॉरी मतलब इसमें से सही नहीं है, तो यही इसमें सही नहीं पूछा ना कि कौन सा, ये पूछा कौन नहीं है, तो कौन सा नहीं है? डी नंबर ऑप्शन नहीं है। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा है 12 नंबर, निम्नलिखित में से कौन से अधिनियम ने ब्रिटेन में एक ऐसे नियंत्रण बोर्ड की स्थापना का प्रावधान किया जिसके माध्यम से ब्रिटिश सरकार भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के दीवानी, सैनिक और राज्यों से संबंधित सभी मामलों पर पूरी तरह नियंत्रण रख सके? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट अधिनियम के द्वारा। किसके द्वारा? 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट अधिनियम के द्वारा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ब्रिटिश सरकार के किस अधिनियम ने सबसे पहली बार भारत में शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए दिए थे? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चार्टर अधिनियम 1813। किसके द्वारा 1 लाख रुपए दिए गए सबसे पहले भारत में शिक्षा के लिए? चार्टर अधिनियम 1813 में। उसके बाद यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट दिए गए हैं। 1813 के चार्टर एक्ट में गवर्नर जनरल को यह अधिकार दिया गया कि वह 1 लाख रुपए भारतीय साहित्य के पुनरुत्थान और स्थानीय विद्वानों को प्रोत्साहन देने के लिए तथा विज्ञान की उन्नति के लिए खर्च करे।
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 14 नंबर, निम्नलिखित अधिनियमों में से अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल की परिषद में एक विधि सदस्य की अभिवृद्धि हुई। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चार्टर अधिनियम 1833 के द्वारा। किसके द्वारा? चार्टर अधिनियम 1833 के द्वारा गवर्नर जनरल की परिषद में एक विधि सदस्य की अभिवृद्धि हुई थी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, इसमें एक पॉइंट हम लोग और देख लेते हैं कि चार्टर अधिनियम 1833 के द्वारा गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में एक नए कानूनी सदस्य की वृद्धि की गई तथा वह कानूनी सदस्य कौन था? वह कानूनी सदस्य था लॉर्ड मैकाले। कौन था? लॉर्ड मैकाले। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा है, कंपनी के व्यापारिक तथा राजनीतिक कार्यों को किस एक्ट द्वारा अलग किया गया? जो कंपनी के व्यापारिक और राजनीतिक कार्यों को अलग किया गया था वो था, इसमें से क्या हो जाएगा? कोई नहीं, क्योंकि वो था 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा। किसके द्वारा अलग किया गया था? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा दोषों को दूर करने के लिए ब्रिटिश प्रधानमंत्री पीट द पंगर ने 1784 में ब्रिटिश संसद में एक प्रस्ताव प्रस्तुत करवाया जिसे पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के रूप में जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? 1784 के रूप में, 1784 के रूप पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के रूप में जाना जाता है। इस एक्ट के द्वारा पहली बार ब्रिटिश अधिकृत प्रदेश शब्द का प्रयोग किया गया तथा साथ ही कंपनी के वाणिज्यिक एवं राजनीतिक कार्यों को अलग कर दिया गया। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन दो प्रकार से बनेंगे कि 1773 के एक्ट को दूर करने के लिए यहाँ पे जो ऑप्शन हो जाए उसका करेक्ट आंसर इसमें से हो जाएगा कि 1784 पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा। लेकिन यहाँ पे देखो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के जो दोष थे उसको दूर करने के लिए यहाँ पे फिर से लागू किया गया 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट पारित किया गया। और इसी के द्वारा यहाँ पे व्यापारिक तथा राजनीतिक कार्यों को एक्ट द्वारा अलग किया गया। किसके द्वारा अलग किया गया? व्यापारिक तथा राजनीतिक कार्यों को अलग किया गया। किसके द्वारा? 1784 का जो पिट्स इंडिया एक्ट था, 1784 का जो पिट्स इंडिया एक्ट था उसी के द्वारा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 16 नंबर, किस अधिनियम ने पहली बार भारतवासियों को अपने देश में प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। अब यहाँ पे देखो, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 भारत परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा वायसराय कैनिंग द्वारा कुछ भारतीयों को विस्तारित परिषद में गैर सरकारी सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया। तो यहाँ पे देखो जो वायसराय कौन थे उसके टाइम? वो थे लॉर्ड कैनिंग। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 17 नंबर, 1861 के अधिनियम की प्रमुख विशेषता थी। तो यहाँ पे जो 1861 के अधिनियम की प्रमुख विशेषता क्या थी? गवर्नर जनरल को आवश्यकता पड़ने पर अध्यादेश जारी करने का अधिकार दिया गया था। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पे पूछा जाएगा पेपर में अगर कि गवर्नर जनरल को अध्यादेश की शक्ति किस अधिनियम के द्वारा दी गई, तो क्या बताएंगे हम लोग? 1861 का अधिनियम। अब देखो यहाँ पे 1861 के अधिनियम के बारे में कुछ और पॉइंट दिए गए हैं, वो देखते हैं हम लोग। 1861 के अधिनियम ने वायसराय को अध्यादेश जारी करने का अधिकार प्रदान किया। ऐसे अध्यादेश की अवधि 6 माह होती है। इसके अतिरिक्त इस अधिनियम के निम्नलिखित प्रावधान थे। अब पहला कौन सा प्रावधान था इसमें से कि इसके द्वारा कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत हुई। 1862 में लॉर्ड कैनिंग ने 3 भारतीयों, बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा और सर दिनकर राव को विधान परिषद में मनोनीत किया। और उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट इसमें क्या है? इस अधिनियम ने मद्रास और मुंबई प्रेसिडेंसियों को विधायी शक्तियाँ पुनः देकर विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया शुरुआत की, किंतु सभी प्रांतों को यह अधिकार नहीं दिया गया था। किसके द्वारा दिया गया? केवल मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसियों को। और इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट इसमें है कि बंगाल, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत और पंजाब में क्रमशः 1862, 1866 और 1897 में विधान परिषदों का गठन हुआ। इसके बाद एक पॉइंट और है यहाँ पे कि इसके तहत भारत में उच्च न्यायालय संस्था का सर्वप्रथम गठन 1862 में कलकत्ता, मुंबई और मद्रास में की गई। 1866 में चौथे उच्च न्यायालय की स्थापना इलाहाबाद में हुई। अब ये क्वेश्चन देखो, यहाँ पे ऐसे पूछ सकता है क्वेश्चन कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी, तो क्या बताएंगे हम लोग? 1866 में हुई थी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, गवर्नर जनरल परिषद में वृद्धि करके पहली बार एक अलग
विधायी मशीनरी निर्मित की गई। ये कौन से एक्ट के द्वारा? ये हुई थी चार्टर अधिनियम 1853 के द्वारा। किसके द्वारा? चार्टर अधिनियम 1853 के द्वारा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से भारतीय स्वतंत्रताओं का अधिकार पत्र किसे कहा जाता है? भारतीय स्वतंत्रताओं का अधिकार पत्र कहा जाता है महारानी की घोषणा 1858 को। किसको? महारानी की जो घोषणा की गई थी 1858 में, इसे बोला जाता है भारतीय स्वतंत्रताओं का अधिकार पत्र। अब यहाँ पे देखो, जो 1858 में घोषणा की गई थी उसमें से कौन कौन चीज़ें शामिल थी? गवर्नर जनरल का पदनाम बदलकर भारत का वायसराय कर दिया गया। लॉर्ड कैनिंग भारत के प्रथम वायसराय थे। और इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट इसमें है, एक नए पद भारत के राज्य सचिव का सृजन किया गया था। इसमें भारतीय प्रशासन पर संपूर्ण नियंत्रण की शक्ति निहित थी। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट इसमें है, भारत सचिव की सहायता के लिए 15 सदस्यीय परिषद का गठन किया गया। ये एक सलाहकार समिति थी। परिषद का अध्यक्ष भारत का सचिव को बनाया गया। किसे बनाया गया? परिषद का अध्यक्ष भारत सचिव को बनाया गया। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा है 20 नंबर, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत में प्रतिनिधि संस्थाएं प्रथम बार आरंभ हुई? यहाँ पे जो भारत में प्रतिनिधि संस्थाएं आरंभ हुई वो हुई थी भारत परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा। किसके द्वारा? भारत परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पे है, अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पे है, निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम के अंतर्गत अंग्रेजों ने भारत में पहली बार सांप्रदायिक निर्वाचक मंडल प्रणाली का आरंभ किया गया? तो सांप्रदायिक निर्वाचक मंडल प्रणाली आरंभ किया गया था, वो किया गया था भारत सरकार अधिनियम 1909 के द्वारा। किसके द्वारा? भारत सरकार अधिनियम 1909 के द्वारा। और इसे बोला जाता है मार्ले मिंटो सुधार या फिर मिंटो मार्ले सुधार, इसे बोला जाता था। ठीक है। और इसी में सर्वप्रथम सांप्रदायिक निर्वाचक मंडल प्रणाली की प्रारंभ की गई इसी द्वारा। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा है, भारत के लिए उच्चायुक्त के पद का सृजन किया गया। उच्चायुक्त के पद का जो सृजन किया गया था वो किया गया 1919 के अधिनियम के अंतर्गत। किसके द्वारा? 1919 के अधिनियम के अंतर्गत। अब यहाँ पे देखते हो हम लोग, जो 1919 का अधिनियम था उसके बारे में कुछ पॉइंट दिए गए हैं, उसको हम लोग देख लेते हैं। इसने प्रांतों में द्वैत शासन की व्यवस्था प्रारंभ की। पहला पॉइंट क्या था? अब यहाँ पे क्वेश्चन देखो कैसे पूछा जाएगा कि प्रांतों में जो है द्वैत शासन की स्थापना किस अधिनियम के द्वारा की गई? तो क्या बताएंगे हम लोग? 1919 के अधिनियम के द्वारा। किसके द्वारा? 1919 के अधिनियम के द्वारा। उसके बाद दूसरा पॉइंट इसमें है, इस अधिनियम द्वारा भारतीय विधान परिषद के स्थान पर द्विसदनीय व्यवस्था राज्य परिषद एवं विधानसभा का गठन किया गया। इसके द्वारा क्या हुआ? द्विसदनीय व्यवस्था स्थापित की गई। और उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट इसी में है, वायसराय की कार्यकारी परिषद के 6 सदस्यों में से कमांडर इन चीफ को छोड़कर 3 सदस्यों का भारतीय होना आवश्यक था। इसमें से क्या हुआ कि वायसराय की जो कार्यकारी परिषद थी उसमें से 6 सदस्य थे टोटल। ठीक है। लेकिन उसमें से जो कमांडर इन चीफ का जो पद था उसको छोड़कर उसमें से 3 सदस्यों का भारतीय होना आवश्यक था। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है इसने सांप्रदायिक आधार पर सिखों, भारतीयों, ईसाइयों, आंग्ल भारतीयों और यूरोपियों के लिए पृथक निर्वाचन के सिद्धांत को विस्तारित कर दिया। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट इसी में है, इस कानून ने संपत्ति, कर या शिक्षा के आधार पर सीमित संख्या में लोगों को मताधिकार प्रदान किया। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट इसमें, इसके तहत 1926 में सिविल सेवकों की भर्ती के लिए केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। देखो अधिनियम कौन सा था? अधिनियम था 1919 का अधिनियम। और स्थापना कब की गई? 1926 में की गई। किसकी? लोक सेवा आयोग की। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट इसमें है, इसने पहली बार केंद्रीय बजट को राज्यों के बजट से अलग कर दिया। क्या हुआ? केंद्रीय बजट को राज्यों के बजट से अलग कर दिया गया 1919 के अधिनियम के द्वारा। और उसके बाद इसी में नेक्स्ट पॉइंट है, इसके अंतर्गत 1927 में साइमन आयोग का गठन किया गया। यह आयोग 1928 में भारत आया। इसका कार्य 10 वर्ष बाद जांच करने के बाद अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करना था। देखो यहाँ पे जो साइमन आयोग का गठन कौन से अधिनियम के द्वारा हुआ था? वो हुआ था अधिनियम के द्वारा 1919 के द्वारा। और साइमन जब कमीशन का अगर पूछा जाए कि साइमन कमीशन का गठन कब हुआ, तब क्या बताएंगे? 1927 में। और साइमन कमीशन भारत कब आया? तो क्या बताएंगे हम लोग? 1928 में। और एक क्या क्वेश्चन बनेगा यहाँ पे कि जो साइमन कमीशन था उसको कितने वर्षों के बाद रिपोर्ट प्रस्तुत करना था? तो क्या बताएंगे हम लोग?
10 वर्षों के बाद। कितने वर्ष के बाद? 10 वर्षों के बाद। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इसमें है, केंद्र में कौन सा एक्ट द्विसदनीय विधायिका लाया? देखो अभी हम लोगों ने ऊपर पढ़ा है किसके द्वारा द्विसदनीय विधायिका लाई गई थी, वो लाई गई थी 1919 के एक्ट के द्वारा। किसके द्वारा? 1919 के एक्ट के द्वारा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड प्रस्ताव 1919 की क्या प्रमुख अनुशंसा थी? तो इसमें से जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा प्रांतीय शासन पर जनसामान्य का सीमित नियंत्रण। क्या होगा? प्रांतीय शासन पर जनसामान्य का सीमित नियंत्रण। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा है, 1919 के अधिनियम की प्रस्तावना में निम्न बातें थी। अब यहाँ पे देखो, प्रशासन में भारतीयों को संपर्क बढ़ाया जाए, स्वशासन की संस्थाओं का विकास किया जाए। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो क्या है? इसमें से जो दोनों बातें हैं वो दोनों बातें 1919 के अधिनियम में शामिल थी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी नंबर हमारा। ठीक है। उसके बाद इसके बारे में हम लोग और कुछ पॉइंट देख लेते हैं। देखो अभी जो 1919 के अधिनियम के बारे में हम लोग डिटेल से पढ़े थे ना उसमें, अब देखो यहाँ पे फिर से वही लिखा इसमें कि जो वायसराय की कार्यकारी परिषद के 6 सदस्यों में से कमांडर इन चीफ को छोड़कर 3 सदस्यों का भारतीय होना आवश्यक था। जो वायसराय की परिषद में कितने सदस्य होते थे? 6 सदस्य होते थे, उनमें से 3 सदस्यों का भारतीय होना आवश्यक था। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा है, 20 अगस्त 1917 के सुधारों की घोषणा को जाना जाता है। जो 20 अगस्त 1917 को सुधारों की जो घोषणा हुई थी उसको किस नाम से जाना जाता है? उसे जाना जाता है मॉन्टेग्यू घोषणा के नाम से। किसके नाम से? मॉन्टेग्यू घोषणा के नाम से। उसके बाद यहाँ पे कुछ पॉइंट दिए गए हैं इसके बारे में, वो देख लेते हैं हम लोग। देखो 20 अगस्त 1917 के सुधारों को मॉन्टेग्यू सुधार के नाम से जाना जाता है। मॉन्टेग्यू ने 20 अगस्त 1917 को कमान सभा में अंग्रेजी सरकार के उद्देश्य पर एक महत्वपूर्ण घोषणा की। उन्होंने कहा, महामहिम सम्राट की सरकार की नीति जिसे भारत सरकार भी पूर्णतः सहमत है यह है कि भारतीय शासन के प्रत्येक विभाग में भारतीयों का संपर्क उत्तरोत्तर बढ़े तथा स्वशासी प्रशासनिक संस्थाओं का धीरे धीरे विकास हो, जिससे अधिकाधिक प्रगति करते हुए उत्तरदायी प्रणाली भारत में स्थापित हो और यह अंग्रेजी साम्राज्य के विभिन्न अंग के रूप में आगे बढ़े। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारा है इसमें 27 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है? तो यहाँ पे जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा भारतीय संविधान में मूल अधिकारों को शामिल करने के लिए नेहरू रिपोर्ट 1988 ने समर्थन किया। मूल अधिकारों के लिए किसने समर्थन किया था? वो किया था नेहरू रिपोर्ट 1928 में जो प्रस्तुत की गई थी, उसी ने मूल अधिकारों को समर्थन को क्या किया था? समर्थन किया था मूल अधिकारों को शामिल करने के लिए। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा इसमें से नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन से एक भारत शासन अधिनियम 1935 में स्वीकार किया हुआ महत्वपूर्ण और स्थायी अवयव नहीं है? अब इसमें बताना है कि 1935 अधिनियम के द्वारा इसमें से कौन सी व्यवस्था नहीं की गई थी। तो इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा देश के लिए लिखित संविधान। ये 1935 के अधिनियम में नहीं बात बोली गई थी, इसकी व्यवस्था नहीं थी लिखित संविधान की। बाकी जो है विधानमंडल के लिए निर्वाचित एवं जवाबदेह प्रतिनिधि, एक संघ की योजना पर विचार, विधानमंडल के लिए सरकारी सदस्यों का समायोजित किया जाना, ये क्या था? ये तीनों चीज़ें इसमें शामिल थी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को किसने दास्तक एक नया अधिकार पत्र कहा था? जो 1935 का अधिनियम था उसको दास्तक अधिकार पत्र कहा था जवाहरलाल नेहरू ने। किसने कहा था? जवाहरलाल नेहरू ने। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, इसमें से 2 पॉइंट और दिए गए हैं, हम लोग पहले उसको देख लेते हैं, उसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है। अब यहाँ पे देखो दास्तक अधिकार पत्र का किसने कहा था? वो तो कहा था जवाहरलाल नेहरू ने, लेकिन इसे जिन्ना ने क्या कहा? जिन्ना ने इसे कहा था पूर्णतः सड़ा हुआ। क्या कहा था? पूर्णतः सड़ा हुआ, मूल रूप से बुरा और बिल्कुल अस्वीकृत बतलाया। 1935 के अधिनियम को जिन्ना ने क्या कहा था? पूर्णतः सड़ा हुआ, मूल रूप से बुरा और बिल्कुल अस्वीकृत बतलाया। और उसके बाद क्रिप्स मिशन को उत्तर तिथि चेक की संज्ञा गांधी जी ने दी थी। क्रिप्स मिशन को उत्तर तिथि चेक की संज्ञा किसने दी थी? गांधी जी ने दी थी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 30 नंबर, ब्रिटिश संसद ने भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित किया था? जो ब्रिटिश संसद ने भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित किया? वो पारित किया था जुलाई 1947 में। कब किया था? जुलाई 1947 में। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा है
भारतीय संविधान के वृहद होने का कारण है। पहला ऑप्शन इसमें से है, इनमें अनेक संविधानों के अनुभव समाविष्ट हैं। इसमें विस्तृत प्रशासकीय प्रावधान है। यह एक बड़े देश के शासन से संबंधित है। इसमें संघ तथा राज्य सरकारों का संविधान है। अब यहाँ पे देखो, जो इसमें से ऑप्शन दिया गया है उसके अनुसार क्या होगा कि इसमें बहुत से ऑप्शन सही हो जाएंगे। अब देखो यहाँ पे जो इसको दिया गया है, विभिन्न इसकी व्याख्या की गई है कि भारतीय संविधान के वृहद होने में किसी एक कारण को मानना युक्ति संगत नहीं है। ये देखो यहाँ पे क्या है कि जो ऑप्शन दिए गए हैं इसमें से कई ऑप्शन सही हैं। इसमें से देखो कौन कौन से, जैसे कि विभिन्न देशों के संविधानों से प्राप्त अनुभव अनेक प्रावधानों की स्पष्टता के लिए, विस्तृत प्रशासकीय निरूपण, देश की विशालता और जटिल समस्याओं के निराकरण के लिए, विस्तृत प्रावधानों का उल्लेख तथा संघ इकाइयों के लिए अलग अलग संविधान न होकर एक ही संविधान होना इत्यादि कारण भारतीय संविधान को विश्व का सबसे विशाल संविधान बनाते हैं। क्या इसमें से जो ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से कई ऑप्शन जो है करेक्ट है। इसके लिए कोई इसका एक करेक्ट आंसर नहीं हो सकता। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ था? जो अंतरिम सरकार का गठन हुआ था वो हुआ था सितंबर 1946 में। कब हुआ था? सितंबर 1946 में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे दिया गया है मैचिंग दिया गया है, ठीक है। इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मैच करना है। इसमें से अधिनियम दिया गया है और इसमें से कौन सी व्यवस्था किस अधिनियम के अंतर्गत लागू की गई, ठीक है। अब यहाँ पे देखो जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा डी नंबर। कौन सा? डी नंबर। देखो भारतीय परिषद अधिनियम को किससे मैच करेंगे? भारतीय परिषद अधिनियम 1909 लॉर्ड मिंटो, किससे हो गया? लॉर्ड मिंटो से हो गया। उसके बाद भारत शासन अधिनियम 1935, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रांतीय स्वायत्तता। जो भारतीय परिषद अधिनियम 1909 के जो किसके शासनकाल में लागू किया गया? वो लागू किया गया लॉर्ड मिंटो के शासनकाल में। उसके बाद भारत शासन अधिनियम से प्रांतीय स्वायत्तता व्यवस्था लागू की गई। उसके बाद लखनऊ समझौता कब हुआ था? वो हुआ था 1916 में। उसके बाद भारत शासन अधिनियम 1919, इसके द्वारा क्या किया गया? द्विशासन पद्धति लागू की गई। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 34 नंबर क्वेश्चन हमारा, एक नए संविधान के अंतर्गत भारत को संप्रभुता संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य के रूप में घोषित करने के लिए 26 जनवरी का दिन क्यों चुना गया था? इसी दिन 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी। इसी दिन 1919 में जलियांवाला बाग त्रासदी घटित हुई। इसी दिन 1923 में कांग्रेस ने देश में स्वतंत्रता दिवस मनाया था। तो यही ऑप्शन क्या होगा? हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब इसको देखते हैं हम लोग विस्तार से। भारत को संप्रभुता संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य 26 जनवरी 1950 को घोषित किया गया क्योंकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन दिसंबर 1929 में पारित हुए संकल्प के आधार पर 26 जनवरी 1930 को प्रथम बार पूर्ण स्वराज दिवस मनाया गया था। और तभी से हम लोग यहाँ पे 26 जनवरी को क्या मनाते हैं? गणतंत्र दिवस मनाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 35 नंबर, माउंटबेटन योजना आधार बनी। माउंटबेटन योजना आधार बनी, किसका आधार बनी थी? वो बनी थी देश के विभाजन का। किसका? देश के विभाजन का। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 36 नंबर। अब यहाँ पे देखो मैच करना है, इसमें मैचिंग करना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा बी नंबर, जो है ऑप्शन करेक्ट है। अब इसमें देखते हैं, देखो भारतीय परिषद अधिनियम 1892, इससे कौन सी व्यवस्था लागू की गई? इससे व्यवस्था लागू की गई व्यवस्थापिका के सदस्यों को प्रश्न पूछने का अधिकार। जो व्यवस्थापिका के सदस्यों का प्रश्न पूछने का अधिकार, इसकी विस्तृत व्याख्या देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे। और यहाँ पे देखो जो भारतीय परिषद अधिनियम 1909 था, इसके द्वारा क्या लागू किया गया? जो भारतीय परिषद अधिनियम 1909 के द्वारा लागू किया गया यहाँ पे प्रांतीय व्यवस्थापिकाओं में गैर सरकारी बहुमत। क्या लागू किया गया? प्रांतीय व्यवस्थापकों में जो गैर सरकारी बहुमत था वो किस अधिनियम के द्वारा? भारतीय परिषद अधिनियम 1909 के द्वारा। उसके बाद तीसरा है भारत सरकार अधिनियम 1919, इसके द्वारा क्या हुआ? द्विसदनात्मक केंद्रीय व्यवस्थापिका लागू की गई। किसके द्वारा? भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है और लास्ट वाला है भारत सरकार अधिनियम 1935, इसके द्वारा क्या हुआ था? इसके द्वारा केंद्र में द्वैध शासन की व्यवस्था लागू की गई। क्या हुआ? इसके द्वारा केंद्र में द्वैध शासन की व्यवस्था लागू की गई। अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, भारत का संविधान देश की आवश्यकता की पूर्ति करता है, इसको एक गृहीत संविधान कहा गया है। क्या यहाँ पे दो कथन दिए गए हैं कि भारत का संविधान देश की आवश्यकता की पूर्ति करता है, इसको एक गृहीत संविधान कहा जाता है। अब इसमें बताना है कि कौन कौन से ऑप्शन इसमें करेक्ट हैं।
तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए और आर दोनों सत्य है, परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। क्या है मतलब, दोनों सही तो हैं लेकिन ये जो है आर है, ए का मतलब स्पष्टीकरण नहीं है। मतलब इसका मतलब ये हो जाएगा कि यहाँ पे जो क्वेश्चन है आर ए का स्पष्टीकरण नहीं है, इसका मतलब है कि ये जो है ये इसकी व्याख्या नहीं करता है, इसका इससे कुछ संबंध नहीं, जबकि क्या है ये दोनों ऑप्शन करेक्ट हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारत सरकार अधिनियम 1935 का संघीय भाग लागू नहीं हुआ क्योंकि, इसलिए लागू नहीं हो पाया था, निर्धारित संख्या में देशी राज्य संघ में शामिल नहीं हुए। निर्धारित संख्या में जो देशी राज्य थे वो संघ में शामिल नहीं हुए, तभी जो था 1935 का संघीय भाग लागू नहीं हो पाया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 39 नंबर, भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था, जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 22 जुलाई 1947 को। कब किया गया था? 22 जुलाई 1947 को, सॉरी 22 जनवरी 1947 को। कब किया गया था? 22 जनवरी 1947 को। अब यहाँ पे देखो 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान के उद्देश्य प्रस्ताव सभा में प्रस्तुत किया। अब देखो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे उन्होंने उद्देश्य प्रस्ताव कब पारित किया गया था उनके द्वारा, तो क्या बताएंगे हम लोग? 13 दिसंबर 1946 को। उसके बाद अगला पार्ट इसमें है कि 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा भारत को एक संविधान देने का उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया गया था। देखो जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे उन्होंने अपना प्रस्ताव 1946 में पारित किया 13 दिसंबर को, और उसके बाद संविधान सभा ने संविधान बनाने का जो प्रस्ताव था वो कब पारित किया था? उन्होंने 22 जनवरी 1947 को। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 40 नंबर। देखो यहाँ पे भारत की विशेषता के बारे में पूछा गया है कि मतलब भारत में कौन कौन सी चीज़ें इसमें से सही हैं। एक लोकतांत्रिक गणतंत्र है, एक प्रतिनिधिक लोकतंत्र है, एक लोकतांत्रिक समाज है, समाजवाद से बंधा हुआ है। अब इसमें बताना है कि भारत में से कौन कौन चीज़ों का मतलब प्रतिनिधित्व करता है, कौन कौन सी चीज़ें भारत के बारे में सही हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये चारों चीज़ें सही हैं। एक लोकतांत्रिक गणतंत्र है, एक प्रतिनिधिक लोकतंत्र है, एक लोकतांत्रिक समाज है और समाज से बंधा हुआ है। तो इसके जो चारों ऑप्शन है वो करेक्ट हैं हमारे। तो हमारा जो पहला चैप्टर था भारतीय संविधान का वो कंप्लीट हो चुका है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।